हर बार ऐसा ही करती है। कब तक फालतू में सती सावित्री बनी रहेगी? इस बार तूने नहीं पीना तो बस समझ ले अपना बहनचारा खत्म। मैं भी तो पी रही हूँ, संभाल लूंगी तुझे, टेंशन मत ले। फ्रूट जूस वाला टेस्ट है, ले ले ले। और पायल ने सोनल को मिक्स एब्सोल्यूट वोडका शॉट पिला दिया। फ्रूट जूस मिक्स था, इसलिए सोनल ने जैसा एक्सपेक्ट किया था उसे शराब वैसी कड़वी नहीं लगी। इनफैक्ट वो एकदम फ्रेश फील करने लगी। देखा, कहा था ना अच्छा लगेगा तुझे। अब ये देख, 4 more shots, देखते हैं कौन पहले पीता है। 4 बहुत ज्यादा हो जाएंगे, नशा हो जाएगा यार। मुझे बहुत डर लगता है मैं कंट्रोल ना खो दूं। अरे तेरी स्वीट सिस्टर साथ में है, कितनी बार याद दिलाऊं। चल तेरे लिए एक बहुत तगड़ा सरप्राइज है। ये 4 शॉट्स मारेगी ना तो ही बताऊंगी। सुन, तेरे सरप्राइज ना बचपन से गड़बड़ होते हैं, पर ठीक है, भरोसा करके रिस्क कर लेती हूँ। सोनल को अंदाजा भी नहीं था कि इस भरोसे की उसे क्या कीमत चुकानी पड़ी। ट्रांस म्यूजिक की बीट्स, माहौल में हुक्के का नशा और डांस फ्लोर पर हो रही मूव्स, इन सब ने अगले 20 मिनट में सोनल को मदहोश कर दिया। पायल मुझे संभाल, चक्कर आ रहे हैं, मैं गिर जाऊंगी। पायल सोनल के बगल में ही मिस्टर सब्रवाल के साथ डांस कर रही थी, लेकिन सोनल की नजर में सब्रवाल एक अनजान आदमी था। पायल ने जैसे ही सोनल की आवाज सुनी, उसने सब्रवाल को कुछ इशारा किया। उसने कुछ स्टिकर्स पायल के पास कर दिए। पायल तुरंत सोनल को संभालने आ गई। अरे यार, तू तो सही में कच्ची खिलाड़ी निकली। मैंने सोचा था मेरी बहन की लिमिट तो अच्छी खासी होगी। चल तेरे नशे का भी इंतजाम है मेरे पास। ये ले स्टिकर और इसको जीप पर रख, 2 मिनट में ही तू रिलैक्स हो जाएगी। क्या है ये? एंटी अल्कोहल स्टिकर है बाबा, तुझे तो कोई नॉलेज ही नहीं है, जल्दी ले। सोनल ने अगले ही पल स्टिकर जीप पर रखे और वाकई उसे रिलैक्स फील होने लगा। पर जब उसने आंखें बंद की तो उसकी दुनिया ही घूम गई। सब कुछ स्लो मोशन में हो गया और अलग ही तितलियों की दुनिया में पहुंच गई। पायल और सभरवाल सोनल को रेस्टिंग एरिया में ले जा रहे थे, वहीं सोनल तो बस इस वक्त बादलों पे चल रही थी। ये हम कहाँ आ गए पायल? मैंने कहा था ना तुझे सरप्राइज दूंगी। देख, तुझे बहुत बड़ी फिल्म के लिए साइन किया मेरे दोस्त ने। इतने सारे फैंस भी आ गए हैं, दिख रहे हैं ना तुझे फैंस? ऑटोग्राफ मांग रहे हैं सब तेरा, जल्दी जल्दी साइन कर दे। पायल ने बड़ी चालाकी से सोनल को LSD का नशा करा दिया था, जो पायल चाह रही थी। सोनल अब वैसी ही दुनिया इमेजिन कर रही थी, लेकिन पायल ने सोनल के सामने कुछ जरूरी कागज रख दिए थे। सोनल को लगा वो अपने फैंस को ऑटोग्राफ दे रही है। उसने सारे कागजों पर साइन कर दिए। पायल ने सभरवाल को इशारा किया और वो वहां से होते हुए बगल के होटल के 26वें फ्लोर पर अपने रूम में चला गया। धीरे से वो बोली, तुम पहुंचो, मैं इसका इंतजाम करती हूँ। चल, ऑटोग्राफ हो गया। देख, ऐसे नशे में घर तो नहीं जा सकते। ग्रैंड पैलेस में मैंने 2609 बुक कर दिया है। सुन, मैं फ्रेश होकर वहीं आती हूँ, कीज रिसेप्शन से ले लेना, ठीक है? ठीक है। तो कितनी अच्छी है पायल, सच में तो सबसे अच्छी सिस्टर है। पर मेरा सरप्राइज? अरे मिलेगा तुझे सरप्राइज, आई प्रॉमिस। तू रूम में जा, बस जा। इस वक्त रात के करीब 2:30 बज गए थे। क्लब से निकलते हुए सुनसान सड़क पर सोनल लड़खड़ाते हुए कदमों से अकेली चली जा रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था किस्मत आज उसके साथ क्या खेल खेलने वाली है। मन ही मन नशे में वो बड़बड़ाई जा रही थी। मना किया था मुझे नहीं पीना, फिर भी पिला दी। तितलियां कहाँ जा रही हैं? क्या क्या हो रहा है? पहुंच गए क्या? हाँ, यही बिल्डिंग है। यही बिल्डिंग है। सोनल की दाईं तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग थी। बड़े बड़े लेटर्स में वहां होटल ड्रीम पैलेस लिखा था। लड़खड़ाते कदम सोनल ने होटल के अंदर की तरफ बढ़ा दिए। रिसेप्शनिस्ट ने सोनल की हालत देखी तो पूछने लगी, मैम आप ठीक तो है ना? सोनल ने नशे में ही उसे जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ। सोनल नाम है मेरा, मेरा नाम से रूम बुक है ना यहाँ? रिसेप्शनिस्ट कंप्यूटर स्क्रॉल करके देखने लगी। हाँ मैम, इट्स 2609। आपकी कीज। अपनी कीज लेकर दीवार का सहारा लिए सोनल लिफ्ट के पास पहुंची। एंटर करते हुए वो रिसेप्शनिस्ट को देख चिल्ला के बोली, थैंक यू थैंक यू, मेरा सरप्राइज वेट कर रहा है ऊपर। थैंक यू। सोनल किसी तरह अपनी आंखें खुली रखते हुए 26th फ्लोर पर पहुंची। लॉबी में रूम नंबर देखती हुई वो आगे बढ़ रही थी। देखो क्या सरप्राइज है। कहीं नमम लौट के तो नहीं आ गया? आज नशे में उसका पूरा फायदा उठाऊंगी। सोनल कीज लगाकर रूम खोलने लगी, मगर रूम खुल ही नहीं रहा था। यार क्या नाटक है, खोलो ना रूम, मुझे सरप्राइज चाहिए। उसने पूरी ताकत लगा दी। जब कुछ समझ नहीं आया तो वो रूम के गेट को किक करने लगी। मैं होटल मैनेजर की याद लगा दूंगी, मैं ऐसा रिव्यू दूंगी कि साला वायरल हो जाएगा। खुल जाओ, बंद करवा दूंगी साले को होटल में। सोनल जैसे ही पीछे मुड़ी ही थी, उस रूम का डोर खुल गया। इससे पहले वो कुछ समझने तक अपने कमरे में सोनल का इंतजार कर रहा था। तेजी से अंदर जब कोई खबर नहीं मिली तो उसने पायल को फोन किया। क्या है यार पायल, मैं यहाँ रेडी बैठा हूँ, कहाँ है तेरी बहन? पायल को भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त सोनल कहाँ है। क्या कह रहे हो? अभी तक नहीं पहुंची है? रुको मैं पता करती हूँ। पायल ने सोनल का नंबर डायल किया, मगर उसका फोन बंद आ रहा था। वो रिसेप्शन पर गई। वहां उसे पता चला
चला कि सोनल अपनी चाबी लेकर तो गई थी। रात का वक्त था। इस वक्त सारा होटल स्टाफ सोया हुआ था, इसलिए पायल हर रूम में जाकर पता नहीं कर सकती थी। ऊपर उसने खुद ये कांड अपनी बहन के साथ प्लान किया था। कागजों पे दस्तखत का मेन काम तो उसने सोनल से करवा ही लिया था, लेकिन अब पायल को इस बात का गुस्सा आ रहा था कि सोनल की वजह से उसका क्लाइंट सबरवाल नाराज हो जाएगा। पायल सीधा सबरवाल के पास पहुंची। सबरवाल, साली का कुछ पता नहीं चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि जमीन खा गई आसमान निकल गया। सबरवाल का मूड खराब हो रहा था। उसकी नजर इस वक्त पायल की मिनी स्कर्ट पर थी। चल तेरी बहन नहीं आ रही तो ही आजा पायल। जैसे ही सबरवाल ने पायल का जबरदस्ती हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसने सबरवाल को पेट पर धक्का दे दिया। वो झट से रूम से बाहर निकलकर होटल के बाहर आ गई। छलाती हुई वो मन में बोली, इस चुड़ैल सोनल के चक्कर में ठरकी मेरे पीछे पड़ गया। बहन घर आ, अब तो देती हूँ मैं तुझे तगड़ा सरप्राइज। उधर जिस रूम में सोनल पहुंच गई थी वो एक रॉयल स्वीट रूम था। रिची रिच सिद्धार्थ रॉय कपूर को उसके दोस्त विनय ने उसके 26th बर्थडे पर गिफ्ट के तौर पर पूरे साल भर के लिए ये रूम बुक करवा दिया था। घर के मुकाबले यहाँ से उसका ऑफिस भी काफी नजदीक पड़ता था और सिद्धार्थ को इस बहाने अनन्या के साथ एक खूबसूरत रात बिताने का चांस भी मिल जाता। सिद्धार्थ अपने ही बेड पर अकेला अनन्या का इंतजार करता रहा, लेकिन वो कहीं और ही बिजी थी। एक एक करके रूम के फ्रिज में पड़ी सारी बियर की केन उसने खत्म कर डाली। जाने कितनी सिगरेट्स फूंक डाली, मगर अनन्या की उसे कोई खबर नहीं मिली। नशे में उसे अपने दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई दी तो उसे लगा अनन्या आ गई है। उसने सोनल को अनन्या समझकर अंदर खींच लिया। अंदर कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। सोनल भले ही होश में ना हो, फिर भी उसे अंदाजा हो गया था कि किसी आदमी ने उसे बड़े प्यार से आगोश में लिया है। उसने सोनल के दोनों हाथों को पीछे मोड़ते हुए उसे दीवार से लगा दिया और वो उसकी गर्दन छूने लगा। इतनी देर लगा दी। हाँ, लेकिन मैं आज अपना सरप्राइज लिए बिना नहीं जाऊंगी। पायल ने सब बता दिया मुझे। बताओ क्या सरप्राइज है? सरप्राइज तो यही है कि तुम आखिर लौट आए हो मेरे पास। अब तो अगर तुम खुद भी मुझे छोड़कर जाना चाहो तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ठीक है, इसे तुम्हें हमेशा मना करती थी, पर आज तुम अपनी मनमानी कर लो। आज मैं कुछ नहीं कहूंगी। कितने दिनों से इंतजार था मुझे इस रात का। आज देखो मैं कैसे प्यार करता हूँ। इतना कहते हुए सिद्धार्थ ने सोनल को अपनी ओर घुमा लिया और उसे किस करने लगा। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई और शहर में कोहरा मच गया, लेकिन इस कमरे में दोनों का नशा कहर बरपा रहा था। रात कब गुजरी, दोनों कब एक दूसरे की बाहों में ही सो गए, दोनों को अंदाजा ही नहीं था। सुबह जब सोनल की नींद खुली तो उसके बदन पर एक कपड़ा भी नहीं था। मखमली चादर में वो एक अनजान आदमी से लिपटी हुई थी। सोनल ने उस आदमी के चेहरे पर नजर डाली तो उसकी सांस हलक में ही अटक गई। मन ही मन वो बुदबुदाई, ओह नो, ये क्या हो गया मुझे? ये तो नमन नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? सोनल के साथ बिस्तर पर एक अजनबी था, जबकि सोनल ने नमन से वादा किया था कि वो सिर्फ शादी के बाद ही उसके साथ हम बिस्तर होगी। इसी वजह से उनकी कई बार लड़ाई भी हुई थी। पहली बार के इस नशे ने सोनल से उसका वजूद ही छीन लिया था। सोनल ने एक नजर रूम पर डाली। चारों ओर बलून और हैप्पी बर्थडे के टैग से रूम आलीशान ढंग से सजा हुआ था। सोनल मन ही मन बोली, ये कैसा सरप्राइज था? या मैं ही किसी का सरप्राइज थी? सोनल चुपचाप धीरे से उठी और बिना कोई आवाज किए अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली गई। लेकिन सोनल की आहट से सिद्धार्थ की आंख खुल गई। अनन्या की जगह सोनल का चेहरा देखकर उसकी भी नींद हवा हो गई। नशा पूरी तरह से उतर गया। उसने अपना सिर पकड़ते हुए बेड पर अपने सामने बैठी लड़की पर एक नजर डाली। सिद्धार्थ ने एक बार उसे हैरानी से देखा और पूछा, कौन हो तुम और अंदर कैसे आई? सिद्धार्थ ने उठने की कोशिश की तो सोनल घबराहट में बेड से नीचे कूद गई। सोनल अब तक इतना घबरा चुकी थी कि अपने दर्द और तकलीफ की परवाह न करते हुए तेजी से जमीन पर पड़े अपने कपड़े उठाए और दौड़ते हुए बाथरूम के अंदर चली गई और पूरी ताकत से दरवाजा लॉक कर दिया। दरवाजे से टिककर वो गला फाड़कर रोने लगी। क्या हो गया? क्या हो गया? सोनल के रोने की आवाज सुनकर सिद्धार्थ जैसे होश में आ गया। वो दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करने लगा कि आखिर कल रात हुआ क्या था। ओह गॉड! सिद्धार्थ ने फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर पकड़ लिया। इस वक्त अनन्या की जगह एक अजनबी लड़की उसके साथ बेड पर थी। उसका ध्यान फिर से सोनल के चीख चीख के रोने पर गया। वो मन ही मन बोला, कौन है ये लड़की? बाथरूम में शीशे के सामने खड़ी होकर सोनल ने खुद को देखा। उसके गले हाथ, या यूं कहें ऑलमोस्ट पूरी बॉडी पर लव बाइट्स थे। उसने एक नजर उस अजनबी आदमी की पीठ देखी तो वहां भी सोनल के बड़ी बड़ी नेल्स की खरोंच के निशान साफ थे। ये निशान कल रात की पूरी दास्तान सुना रहे थे। अगर ये सब नमम के साथ हुआ होता तो शायद वो किसी तरह खुद को समझा भी लेती। नमम आखिर उसका मंगेतर था। आज नहीं तो कल नमम से उसकी शादी होनी ही थी। सोनल को एक पल के लिए उन सारे लोगों की याद आ गई जिन्होंने उसे स्कूल टाइम से लेकर अब तक प्रपोज किया था। सोनल का हर एक को यही जवाब होता था, नहीं, मैं किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करने वाली। शादी तो बस मैं मेरे नमम से ही करूंगी। तब तक नो हैंकी पैंकी, नो टचिंग, नो किसिंग। समझे बच्चों?
लेकिन आज उसी सोनल ने किसी बाजारू लड़की की तरह एक अजनबी के साथ रात गुजारी थी। उसके मन में बस यही चल रहा था कि जब नमम उसे पहली बार टच करेगा तो उसे तो साफ पता चल जाएगा कि वो किसी और के साथ सो चुकी है। नमम उसे कभी पहले जैसा प्यार नहीं दे पाएगा। शादी के बाद भी हमेशा उसको अपनी वाइफ पर शक रहेगा। सोनल ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन इरादा बनाया, नहीं, नहीं, मैं इस आदमी को ऐसे नहीं छोड़ सकती, इसे जवाब देना होगा। आखिर ये मेरे कमरे में कर क्या रहा है? करीब आधे घंटे बाद सोनल वॉशरूम से बाहर आई। अब तक सिद्धार्थ भी अपने ब्लैक कलर का क्लासी हैंडसम सूट पहनकर तैयार था। खिड़की के पास खड़ी होकर वो लगातार फोन पे किए अपने कॉल्स को देख रहा था। उसने सिगरेट सुलगा रखी थी। सिद्धार्थ का ये लुक देखकर सोनल के कदम वहीं रुक गए। उसे देखकर सोनल ने उसकी अमीरी का अंदाजा तो लगा लिया था। उसे सिचुएशन में इतना कूल देखकर अमीरों के प्रति उसकी नफरत और बढ़ गई थी। इन अमीर लोगों को अपनी अय्याशी के सिवा और कुछ नहीं सोचता, सिर्फ नशा, हवस और लोगों का फायदा उठाना। इस आदमी के पास शायद सब कुछ होगा, फिर भी इसने मुझे अपना शिकार बनाया। सोनल गुस्से में सिद्धार्थ की तरफ बढ़ी। उसके कदमों की आहट सुनकर वो तुरंत चौंक कर पलटा। उसने एक नजर उसे ऊपर से नीचे तक देखा और शांत आवाज में उससे पूछा, कौन हो तुम? जवाब देने की जगह सोनल ने बुरी तरह सरप्राइज होते हुए उससे पूछा, क्या तुम होते कौन हो? मेरा ये हाल करके मुझसे ये सब पूछने वाले? सोनल का मन कर रहा था कि उसका मुंह तोड़ दे, मगर वो उससे पहले सवाल करना चाहती थी। सिद्धार्थ ने सिगरेट का एक कश लिया और सोनल के करीब आकर उसके चेहरे पर धुआं छोड़ते हुए धमकी भरे अंदाज में उससे सवाल किया, साफ साफ बताओ, किसने भेजा है तुम्हें मेरे पास? सोनल को सिगरेट के धुएं से खांसी आ गई। वो बिना कोई जवाब दिए 2 कदम पीछे हट गई। उसे चुप देखकर सिद्धार्थ ने अपना सवाल रिपीट किया, तुम यहाँ मनाश का प्रेजेंटेशन लेकर आई थी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, या फिर कल किसी कॉम्पनसेशन के तौर पर तुम्हें भेजा था मेरे साथ रात बिताने? सोनल पहले से ही गुस्से में थी, लेकिन सिद्धार्थ की बात का मतलब समझते ही उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तेजी से जाकर उसने सिद्धार्थ को एक थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब बोलने की? मैं क्या बेकार लड़की दिख रही हूँ तुम्हें? मेरे रूम में घुसकर मुझसे इतनी बेहुदा बात की कैसे तुमने? तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? तो बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रखी है तुमने मिस्टर हूएवर यू आर। मैं तुम्हें जेल में डलवाऊंगी। सेव किया है तुमने मेरा। सोनल की बात सुनते ही एक बार को सिद्धार्थ भी कंफ्यूज हो गया। सरा रूम नंबर बताओ तुम। सोनल के दिमाग ने बस एक ही नंबर याद रखा था। उसने झट से बोल दिया, 2609, निकलो मेरे रूम से, नहीं तो अभी पुलिस को बुला रही हूँ। पर जवाब में सिद्धार्थ ने अपना हाथ बांधते हुए सोनल को एक टेढ़ी मुस्कान दी। वो धीरे धीरे अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए रूम के डोर की ओर जाने लगा। रूम के बाहर प्लेट पे उसने देखा, क्लू की वजह से 6 लटक कर 9 हो गया था। सोनल इसी गलतफहमी की वजह से नशे में इस रूम में आ गई थी। सिद्धार्थ जोर जोर से हंसने लगा। मिस, चीटिंग हो गई आपके साथ। अब आप होटल वालों पे ब्लेम डालिए। ये मेरा रूम नंबर है 2606। इतना कहते हुए सिद्धार्थ डोर पे लगे 6 को घुमाते हुए 9 बनाकर दिखाने लगा। उसकी बात सुनकर सोनल का कलीजा जैसे धक से रह गया। टेंशन में उसने कमरे में इधर उधर अपनी नजर घुमाई और अपना पर्स देखा। उसने कांपते हाथों से 2609 की चाबी निकाली। घबराते हुए उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा। जवाब में सिद्धार्थ ने अपनी रूम की चाबी सामने कर दी, जिस पर 2606 लिखा हुआ था। सोनल की तो मानो सांस ही थम गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो खुद कल रात गलत रूम में आ गई थी। अब उसे याद आ रहा था, बार बार कार्ड ट्राई करने के बावजूद दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा था। उसके पास सिद्धार्थ की किसी बात का कोई जवाब नहीं था। सिद्धार्थ ने जब उसकी हालत देखी तो उसे भी समझ आ गया, जो भी हुआ वो बस गलतफहमी की वजह से हुआ। भले ही वो कल रात नशे में था, मगर गलती तो उससे भी हुई थी। वहीं सोनल अब भी वहीं जमीन पर बैठी घुटनों पर सिर रखे धीरे धीरे से सकने लगी। सिद्धार्थ ने पास ही टेबल पर रखी अपनी चेकबुक उठाई और एक चेक फाड़कर उसे सोनल की तरफ बढ़ा दिया। सिद्धार्थ ने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए उससे कहा, देखो तुम जो कोई भी हो, कल रात के लिए आई एम सॉरी एंड तुम ये रख लो। उसकी आवाज सुनकर सोनल ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर किया। अपनी आंसुओं से भरी आंखों से उसने एक नजर सिद्धार्थ पर डाली, मानो पूछ रही हो क्या है ये। सिद्धार्थ ने रिक्वेस्ट करते हुए उससे कहा, रख लो प्लीज। सोनल ने चेक लेकर अमाउंट पर नजर डाली। उसने 20 लाख का अमाउंट भरा हुआ था। सोनल को उसकी यह हरकत बेहद इंसल्टिंग लगी। जो कुछ भी कल रात हुआ वो काफी नहीं था, जो अब ये आदमी उसकी तकलीफ को और बढ़ा रहा था। सोनल ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए चेक हवा में लहराकर पूछा, क्या मतलब है इसका? मैं तुम्हें कोई धंधे वाली दिखती हूँ जो मुझे अपने साथ सोने के लिए पैसे दे रहे हो? सिद्धार्थ पहले तो उसकी बात सुनकर थोड़ा हिचकिचाया, मगर फिर उसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, देखो ये जरूरी है, हमें कोई प्रोटेक्शन भी यूज नहीं किया था नशे में। बाई चांस अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाती हो तो ये बस सेफ्टी के लिए है। सोनल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो हम दोनों ही वेल एजुकेटेड और मैच्योर हैं। एक लंबा करियर हम दोनों के सामने है। ऐसे में ना तो तुम ऐसा कोई रिस्क लेना चाहोगी और ना मैं। इस वक्त जो बात मेरी समझ में आ रही है वो ये है कि मैं तुम्हारी हेल्प सिर्फ पैसों से ही कर सकता हूँ। बिलीव मी, पैसे देने के पीछे मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं है। सोनल गुस्से में उससे बोली, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे ये पैसे, मैं आज बिल खा लूंगी।
वन नाइट स्टैंड से बच्चा पालने का शौक मुझे भी नहीं है, समझे? सिद्धार्थ ने नजरें नीचे करके धीरे से उससे कहा, I'm just trying to help you, okay? सोनल ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज और हेल्प मत करो मेरी। ये मेरी गलती थी कि मैं कल रात तुम्हारे रूम में आ गई और तुम्हारे साथ। आगे के शब्द उसकी सिसकियों में दब गए। किसी तरह उसने फिर कहा, ये सब मेरी गलती है तो उसे ठीक भी नहीं करूंगी। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और हाँ, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। इतना कहकर सोनल तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसे लग रहा था अब अगर वो वहां इस रूम में एक मिनट भी और रुकी तो उसका सिर फट जाएगा। कमरे की एक एक चीज उसे कल रात की याद दिला रही थी। वो बाहर जाने ही वाली थी कि सिद्धार्थ ने उसे पीछे से पुकारा, रुको। सिद्धार्थ तेजी से उसके करीब आया और बोला, मैं बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम पैसे नहीं लेना चाहती हो तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक तो छोड़ ही सकता हूँ। सोनल ने उसकी तरफ मुड़ते हुए सख्ती से कहा, थैंक यू, मैं अपने आप चली जाऊंगी। इतना कहकर वो आगे मुड़ गई। वो जितनी जल्दी हो सके सिद्धार्थ से दूर चली जाना चाहती थी, इतनी दूर कि उसे फिर कभी सिद्धार्थ का सामना न करना पड़ी। सिद्धार्थ ने इस बार थोड़ा जोर देकर कहा, आर यू श्योर तुम इस तरह बाहर जाने में कंफर्टेबल हो? उसकी ये बात सुनकर फाइनली सोनल को समझ आ गया कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था। लगातार रोने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई थी। गले और हाथों पर कल रात के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। ऐसे पब्लिकली बाहर जाना उसके लिए और नई मुसीबतें खड़ी कर देता। उसे चुप देख सिद्धार्थ फिर बोला, प्लीज मुझे तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने दो। इस बार सोनल से मना नहीं कर पाई। सिद्धार्थ बिल्कुल खामोशी से कार ड्राइव कर रहा था। बीच में कई बार उसका मन हुआ कि सोनल से उसके बारे में पूछ ले, उसे थोड़ी सिंपैथी दे, मगर इतनी बड़ी गलती करने के बाद उसकी ऐसी हिम्मत नहीं हुई। करीब आधे घंटे बाद उसने एक बार सोनल पर नजर डाली। वो चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक वो सिद्धार्थ की तरफ मुड़ती हुई बोली, गाड़ी रोकना प्लीज। सिद्धार्थ ने बिना कुछ बोले गाड़ी एक साइड ले जाकर रोक दी। सड़क की दूसरी तरफ एक मेडिकल स्टोर नजर आ रहा था। सोनल ने अपने बैग में से कुछ रुपए निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैंने मेडिकल स्टोर से कभी ये सब नहीं खरीदा, प्लीज तुम जाकर एंटी प्रेगनेंसी पिल्स ले आओगे। सिद्धार्थ ने पैसे नहीं लिए और बिना कुछ बोले गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। वो एक छोटा सा मेडिकल स्टोर था जिसे एक पति पत्नी मिलकर चलाते थे। सिद्धार्थ ने स्टोर के अंदर कदम रखा। उसकी पर्सनालिटी किसी हीरो से कम तो थी नहीं, तो दोनों पति पत्नी आश्चर्य से भरकर उसे देखने लगे। इतना अमीर दिखने वाला आदमी आखिर उनकी छोटी सी दुकान पर क्या कर रहा है? उन दोनों को यूं अपनी तरफ देखता पाकर अब सिद्धार्थ अनकंफर्टेबल फील करने लगा था। एक तो वो वैसे ही कभी कुछ खरीदने के लिए किसी भी छोटी मोटी दुकान में नहीं गया था, और आज जब कुछ खरीदने की नौबत भी आई तो क्या? सिद्धार्थ ने हिचकिचाते हुए पूछा, आपके पास कोई एंटी प्रेगनेंसी पिल्स होंगी? अब तक स्टोर वाले की पत्नी के भी कान खड़े हो गए थे। वो भी उसे अजीब नजरों से देखने लगी। जब सिद्धार्थ को सामने से कोई जवाब नहीं मिला तो वो दुकानदार के चेहरे के सामने हाथ हिलाता हुआ बोला, एक्सक्यूज मी, आपके पास है या मैं कहीं और जाऊं? दुकानदार हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं सर जी, और क्यों जाना कहीं, हमारे पास है ना सब कुछ। कौन सी वाली दूं, गोलियां दूं सर जी, लोकल या इम्पोर्टेड? दुकानदार ने टैबलेट्स खोजते हुए पूछा, इम्पोर्टेड, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। एक पल को उसने कुछ सोचा और बोला, ऐसी टैबलेट्स देना जिससे साइड इफेक्ट्स कम से कम हो। दुकानदार ने हाँ में गर्दन हिलाई और टैबलेट्स निकाल कर दी थी। वहीं बगल में एक सुपरमार्केट भी था। वहां से उसने एक पानी की बोतल खरीदी और वापस कार की तरफ बढ़ गया। उसने दोनों चीजें सोनल को लाकर पकड़ा दी। थैंक यू बोलकर सोनल ने वो टैबलेट पानी के सहारे निकल ली। सिद्धार्थ ने वापस गाड़ी स्टार्ट कर दी। सोनल ने उस पर तंज कसते हुए कहा, अब खुश हो ना, तुम्हारे सामने ही मैंने ये टैबलेट्स खाई है। अब तुम्हारे मन में शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, इसलिए साथ आए थे ना तुम मेरे। सिद्धार्थ ने झल्लाते हुए एक बार सोनल को देखा मगर बोला कुछ नहीं। वो भी जानता था इस वक्त वो परेशान है, उससे बहस करने पर बात और बिगड़ेगी ही, सो उसे चुपचाप रहना ही सही लगा। सोनल ने उसे अपना एड्रेस बता दिया, सो वो चुपचाप ड्राइव करने लगा। सोनल के बताए एड्रेस पर पहुंचकर उसके घर से थोड़ी दूरी पर सिद्धार्थ ने गाड़ी रोक दी। सिद्धार्थ उससे बोला, लो तुम्हारा घर आ गया, यहाँ से चली जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर वाले मुझे देखकर बेवजह शक करें। सोनल ने अपना सिर नीचे किए हुए कहा, थैंक यू। सिद्धार्थ ने एक नजर घर पर डाली। ये बेहद सुंदर सा दिखने वाला घर था। घर के सामने बड़ा सा गार्डन था जहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत फूलों के पौधे लगे हुए थे। इतना तो उसे पक्का हो गया था कि ये लड़की एक अच्छे घर से बिलोंग करती है। सिद्धार्थ उसे तब तक जाता देखता रहा जब तक वो गेट खोलकर अंदर नहीं चली गई। उसने एक सिगरेट जलाई और गाड़ी वापस घुमा दी। सोनल ने जब घर में कदम रखा तो उसे सामने सोफे पर ही अपने अंकल आंटी बैठे हुए दिखाई दे गए। उसे उन्हें इस वक्त यहाँ बैठा देखकर थोड़ी हैरानी हुई। उसने घड़ी पर एक नजर डाली। सुबह के 11 बज रहे थे। रोज इस समय तक तो कुंदन अंकल ऑफिस जा चुके होते थे और नलिनी आंटी भी अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में बिजी हो जाती थी। नलिनी एक्साइटेड होते हुए कुंदन को एक मैगजीन में से कुछ पिक्चर्स दिखा रही थी। कुंदन देखो ना, ये डिजाइन कितना एलिगेंट है ना, हम अपने घर में ऐसा इंटीरियर करवाएंगे, और ये वाला शोपीस ये तो बहुत ही प्यारा है, मुझे ये भी अपने घर में चाहिए। सोनल उनके सामने नहीं पड़ना चाहती थी, सो उसने चुपचाप अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। मगर इससे
वो ऊपर पहुंच पाती पायल तेजी से दौड़ती हुई नीचे आ गई। शायद उसने सोनल को अंदर आते हुए देख लिया था। उसने नाराजगी से पूछा, सोनल कहाँ चली गई थी तुम पूरी रात? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं खोजा, फोन भी तेरा बंद आ रहा था, चार्ज क्यों नहीं किया तूने? सोनल ने चौंकते हुए कहा, मैं कहाँ थी? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए था ना, तुमने मुझे कल गलत रूम नंबर दिया था और फिर एक बार चेक तक नहीं करने आई कि मैं कहाँ हूँ। नलिनी सोफे पर से उठकर सोनल के करीब आती हुई बोली, हाँ तो फुर्सत मिल गई मैडम को घर वापस आने की। कल रात से हम तुम्हारी फिक्र में पागल हुए जा रहे थे। आस पड़ोस सबने पूछ लिया, लोगों को लग रहा है कि हमारे घर की लड़की भाग गई। जानती भी हो तुम्हारी वजह से हमें क्या क्या सुनना पड़ता है। एक तो बिन माँ बाप की लड़की, ऊपर से ऐसे लक्षण, रात रात भर क्या करके आई है किसी को नहीं पता। सोनल कोई जवाब देती उससे पहले ही पायल ने अपने मुंह पर हाथ रखकर शॉकिंग रिएक्शन देखते हुए पूछा, सोनल ये तेरे गले के पास निशान कैसे हैं? इतना सुनते ही नलिनी ने झपट कर सोनल का हाथ खींचते हुए उसे अपनी तरफ घुमा लिया और अपनी आंखें बड़ी करते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। नलिनी ने पूरी नौटंकी जमाते हुए बोला, हाय राम, हम सब यहाँ रात भर इस लड़की के लिए परेशान हो रहे थे और ये कहीं और ही गुलछर्रे उड़ा रही थी। बोलती क्यों नहीं, कहाँ थी रात भर? मिस्टर सबरवाल बेचारे तेरा होटल के रूम में पूरी रात इंतजार करते रहे और तू कहीं और अपना मुंह काला कर रही थी। सोनल ने जबरदस्ती अपना हाथ नलिनी से छुड़ाते हुए कहा, बेटा मेरी कोई बात सुनियो, ये क्या बकवास की जा रहे हैं आप? कल तक तो उसके अंकल आंटी और बहन उस पर अपना प्यार लुटाते नहीं थकते थे, फिर आज एक ही रात में वो इतना कैसे बदल गए थे? ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। बजाय उससे कुछ भी पूछने के या उसे सहारा देने के, सब उस पर ऐसे इल्जाम लगा रहे थे। और ये सबरवाल कौन है? उसका नाम तो उसने आज ही पहली बार सुना था। पायल ने तो कल इस बात का जिक्र तक नहीं किया था कि उसे किसी सबरवाल से मिलने जाना है। नलिनी ने जबरदस्ती सोनल का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए लाकर कुंदन के सामने खड़ा कर दिया। नलिनी ने अब तंज कसते हुए कहा, कुंदन तुम्हें इस लड़की के लिए बुरा लग रहा था ना? जरा पूछो अपनी प्यारी भतीजे से जिसके साथ थी कल पूरी रात, किसके भरोसे तुम उस सबरवाल से बिजनेस डील करने की सोच रहे हो? अगर लोगों को इसके कारनामों का पता चल गया ना तो हमारे बने बनाए बिजनेस पार्टनर्स भी मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज को छोड़कर भाग जाएंगे। कुंदन ने एक बार ऊपर से नीचे तक सोनल को देखा और फिर वो गुस्से में बोला, ये सब क्या है सोनल? मुझे तुमसे ऐसी हरकत की जरा भी उम्मीद नहीं थी। अच्छा ही हुआ जो भैया भाभी ये दिन देखने के लिए आज जिंदा नहीं है, वरना वो तो जीते जी मर जाते। पायल धीमे कदमों से एक एक सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आई। उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल थी, मानो सोनल के इस हालत को देखकर उसे मजा आ रहा हो। उसने उन तीनों के करीब आते हुए कहा, मॉम डैड, मैं जानती हूँ ये इडियट कल रात सबरवाल से नहीं मिली, लेकिन आप लोगों को इतना हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है। नमम ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो हमारे लिए ये डील किसी और के साथ फाइनल करवा देगा, सो डोंट वरी। सोनल ने हैरानी से अपनी बहन की तरफ देखा। पायल तुम भी? इससे आगे सोनल कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने एक रात होटल ग्रैंड पैलेस में बिताई थी और इसी रात मानो उसकी पूरी दुनिया बदल गई थी। और नमम वो तो इंडिया से बाहर था ना। फिर पायल किस बारे में बात कर रही है? पायल ने उसके करीब आकर बड़ी दिलचस्पी से उसकी बॉडी पर बड़े मार्क्स को देखते हुए कहा, जो भी था बड़ा बेदर्द आदमी रहा होगा ना, जरा सा भी रहम नहीं किया बेचारी पर। वैसे नमम तो कह रहा था कि तुम शादी से पहले इन सब चीजों में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हो, तो फिर ये सब कैसे सुनो? फिर तुम्हारी लाइफ है, तुम जो चाहे करो। फिर उसने एक हल्की सी हंसी हंसते हुए ऊपर की तरफ देखकर पुकारा, नमम बेबी नीचे आ जाओ, देखो तो कौन आया है। सोनल को यह सुनकर धक्का लगा। नमम यहाँ है, उसके घर में, और उसे खबर तक नहीं। कुछ ही पलों के बाद नमम सोनल के सामने खड़ा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। नमम तुम तो फ्रांस में थे ना, फिर अचानक यहाँ कैसे? मुझे किसी ने बताया भी नहीं। बड़ी मुश्किल से सोनल के मुंह से आवाज निकली। नमम ने गहरी सांस लेते हुए एक बार सोनल की तरफ देखा और अपनी नजरें फेर ली। उसने सोनल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तुमसे किसने कहा कि नमम फ्रांस में था? हाँ, नलिनी ने इस बार सोनल का मजाक उड़ाते हुए कहा। इनफैक्ट नमम तो कभी इंडिया से बाहर गया ही नहीं था, वो तो हमेशा से यही था, उसके साथ जिससे वो प्यार करता है। नलिनी के इतना कहते ही पायल ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर नमम का हाथ पकड़ लिया और उसके बेहद करीब जाकर खड़ी हो गई। सोनल की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक नजर नमम के ऊपर डाली और लड़खड़ाती आवाज में पूछा, नमम तुमने मुझे धोखा दिया क्यों? अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारा नाम कर दी थी मैंने। अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम थी तो मुझसे, लेकिन इस तरह मुझे धोखा देते मेरी बहन के साथ क्यों? जब नमम ने कोई जवाब नहीं दिया तो सोनल ने उसे पकड़कर झकझोरते हुए पूछा, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बोलो, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? नमम ने बड़े घमंड के साथ कहा, क्योंकि तुम एक सेल्फिश और यूजलेस लड़की हो सोनल। तुमसे रिश्ता जोड़ने की बात कोई सोच भी नहीं सकता। प्यार तो दूर की बात है, किसी काम की नहीं हो तुम। सोनल खुद पर हंसते हुए बोली, मैं सेल्फिश हूँ और यूजलेस से क्या मतलब है तुम्हारा? सिर्फ इसलिए कि शादी से पहले मैंने वो सब नहीं किया जो तुम चाहते थे, मैं तुम्हारे लिए यूजलेस हो गई हूँ। पायल बहुत यूजफुल होगी ना तुम्हारे लिए। सोनल को बचपन से लेकर अब तक के
हर बात समझ लेता था, हर तरीके से उसका ख्याल रखता था। उसके माँ बाप की मौत के बाद नमम ने ही उसे सहारा दिया था। यही वजह थी कि उसने नमम को ही अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। उसके बिना तो वो अपनी जिंदगी इमेजिन भी नहीं कर पाती थी। नमम ने सोनल की तरफ मुड़ते हुए कहा, सोनल, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। इनफैक्ट तुम अच्छी दोस्त भी रही हो मेरी। इससे पहले की बात हद से ज्यादा बढ़ जाए, चली जाओ यहाँ से। सोनल ने हैरानी से उसे देखा। नहीं, यहाँ से चली जाओ। मैं, तुम जानते भी हो जिस जगह तुम खड़े हो वो मेरी प्रॉपर्टी है। मेरे पेरेंट्स ये सब मेरे लिए छोड़ कर गए हैं और मैं जब चाहूं तुम सबको धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ। नलिनी ने बीच में ही सोनल की बात काटते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉपर्टी थी बेटा, अब नहीं है। नलिनी ने कुछ पेपर सोनल के चेहरे के सामने ले आए और एक जहरीली सी हंसी हंसते हुए बोली, आंखें खोलकर देख लो सोनल, इन पेपर्स में क्या लिखा है। इस प्रॉपर्टी और बिजनेस पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है बच्चे। सब हमारा हो चुका है, सब कुछ। सोनल ने एक नजर नलिनी के हाथ में मौजूद पेपर्स पर डाली। उसके ऊपर बड़ी बड़ी लेटर्स में प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट लिखा हुआ था। सोनल उसे देखकर पहले तो पूरी तरह शॉक हुई, मगर जल्दी ही उसने खुद को संभालते हुए कहा, आप लोगों को क्या लगता है मेरी नकली सिग्नेचर्स ले लेने से ये पूरी प्रॉपर्टी आप लोगों को मिल जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा। पायल ने उसके सामने आते हुए कहा, किसने कहा ये नकली सिग्नेचर्स हैं सोनल? तुमने खुद कल रात सबके सामने इन पेपर्स पर सिग्नेचर्स किए थे। इतनी जल्दी भूल गए या अपनी बात से पलटने की कोशिश कर रहे हो? मगर अफसोस अब ये पॉसिबल नहीं है। तुमने सबके सामने अपनी मर्जी से पेपर साइन किए हैं और हमारे पास इसके लिए बहुत सारे गवाह हैं। सोनल ने अपने दिमाग पर प्रेशर डालते हुए कल रात की बात याद करने की कोशिश की। उसे कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा था। पायल ने पहले तो उसे ड्रिंक करने पर फोर्स किया था, बाद में डांस करते करते वो थक गई थी। वो एक सोफे पर बैठे और तब कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर पायल उसके पास आई थी। उसने कहा था कि होटल मैनेजर की तरफ से भेजे गए रात भर के लिए उसके नाम से रूम बुक करने के लिए उन्हें उसके सिग्नेचर्स चाहिए होंगे। सोनल को याद आ रहा था कि शायद इसलिए पायल ने इतने सारे सिग्नेचर्स करवाए थे। होटल रूम बुक करने के लिए तो कभी इतने पेपर्स नहीं लगते। सोनल को यकीन नहीं हो रहा था। उसकी बहन, जिसे वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी, उसने उसके साथ इतनी बड़ी साजिश की है। अभी वो इस ट्रॉमा से उभरी भी नहीं थी कि नलिनी ने जैसे उस पर एक और वार किया। अब मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज में भी तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। और नलिनी ने बाकी कागज उसके सामने लहरा दिए। सोनल की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने नासमझी वाले भाव से नलिनी की तरफ देखते हुए पूछा, क्या मतलब है? क्या मतलब है सर? बताइए मुझे। नलिनी ने एक सस्पिशियस स्माइल के साथ कहा, आप भी नहीं समझी। कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। इन पेपर्स के मुताबिक तुमने अपनी इक्विटी ओनरशिप हमारे नाम ट्रांसफर कर दी है। तो इस प्रॉपर्टी में या फिर मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज में तुम्हारा चवन्नी भर का भी हक नहीं है। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूं, अपना सामान उठाओ और यहाँ से चलती बनो। सोनल ने एक नजर अपने सामने खड़े सारे लोगों पर डाली। बड़ी मुश्किल से बोल पाई, तो ये सब कुछ आप सबने मिलकर प्लानिंग की, मुझसे मेरा सब कुछ छीनने के लिए? नलिनी एक फीकी सी हंसी हंसते हुए बोली, बड़ी जल्दी सब कुछ समझ में आ गया तुम्हें। मैं मानना पड़ेगा, समझदार बहुत है ये लड़की। उसके इस बात पर पायल सिर झुकाकर हंसने लगी। ये घर, ये कंपनी, ये सब कुछ उसके माँ बाप ने बड़ी मेहनत से खड़ा किया था। सालों लग गए थे उनको ये सब खड़ा करने के लिए। उसे वो ऐसे इतनी आसानी से इन धोखेबाजों के हाथ में नहीं जाने दे सकती थी। उसने तेजी से आगे बढ़कर नलिनी के हाथ से पेपर्स छीनने की कोशिश की, मगर नलिनी पहले से ही इसके लिए तैयार थी। उसने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया और दूसरे हाथ से सोनल को जोर से धक्का दे दिया। सोनल खुद को संभाल नहीं पाई और गिरते समय उसका सिर वहीं बड़े टेबल के कॉर्नर से जा लगा। हाथ ग्लास लगा होने की वजह से उसके सिर पर एक गहरा कट लग गया। उसने कांपते हाथों से एक बार अपने माथे को छुआ। खून तेजी से बहता हुआ उसके हाथों से होकर फर्श पर टपकने लगा। एक पल को तो वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए, मगर फिर नलिनी ने संभालते हुए कहा, इतना सा खून बहने से कोई मर नहीं जाता। चलो ये नाटक बंद करो और इसी वक्त इस घर से बाहर निकलो, चलो। सारे शेयर सोनल के पेरेंट्स की मौत के बाद ऑटोमेटिकली सोनल के नाम पर ट्रांसफर हो गए थे, लेकिन आज नमन की मदद से उन्होंने उसका सब कुछ अपने नाम कर लिया था। सोनल को क्या पता था, जिसे वो अपना परिवार समझकर इतना प्यार दे रही है, एक दिन वही उसकी पीठ में खंजर मारेगा। पायल ने गुस्से में सोनल को देखते हुए कहा, आई डोंट केयर, मैं बस इतना जानती हूँ कि अब इस लड़की का इस घर में कोई काम नहीं है। इससे ज्यादा मैं इसे यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुस्से की वजह से सोनल की आंखें लाल हो गई थी। तो ये थी उसकी बहन की सच्चाई। उसने अपनी मुट्ठियां कसते हुए उन सबसे कहा, ये सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है और मैं इसे जल्द ही वापस लेकर रहूंगी। पायल ने उसके सामने हाथ बांधकर खड़े होते हुए कहा, ओह रियली? तो ले लो, किसने रुका है तुम्हें? वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें, अगर कभी इस प्रॉपर्टी की तरफ आंख उठाने की कोशिश भी की ना तो जान से हाथ धो बैठोगी। तो सोनल ने दांत पीसते हुए कहा, वो तुम्हें लेकर ही रहूंगी। जो भी तुम सबने मेरे साथ किया है उन सबका हिसाब मैं करूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। सोनल की बात सुनकर पायल आपे से बाहर हो गई थी। गुस्से से भरकर वो जोर से चिल्लाई, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! कहाँ मर गए सबके सब? बाहर निकालो इस लड़की को, तुम्हारा कभी आसपास भी दिखनी नहीं चाहिए ये। सिक्योरिटी गार्ड्स भी सोनल मैडम का ये हश्र देखकर सख्ते में आ गए, पर उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई
कि सोनल से 2 बात बोल सके। घर से बाहर निकलते हुए सोनल ने पलटकर एक नजर अपने घर पर डाली। सिर्फ एक रात में उसकी जिंदगी क्या से क्या हो गई थी। एक के बाद एक सब कुछ मानो उसके हाथ से फिसलता चला गया था। उसे खुद की कंडीशन पर हंसी आ रही थी। सब पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की उसकी आदत ने आज उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। वहीं थोड़ी दूर सिग्नल पे सिद्धार्थ अपनी गाड़ी में बैठा ट्रैफिक लाइट के ग्रीन होने का वेट कर रहा था। बेचैनी में उसने इधर उधर देखा और उसे सीट के पास कुछ नजर आया। उसने आहिस्ते से झुककर उसे उठा लिया। ये तो लाइब्रेरी कार्ड है। सिद्धार्थ उसे उलट पलट कर देखते हुए खुद में ही बड़बड़ाया। सोनल मेहता। उसने लाइब्रेरी पर लिखे नाम को पढ़ते हुए साथ में लगी लड़की की तस्वीर को गौर से देखा। शायद सिद्धार्थ को पैसे देने के लिए जब सोनल ने अपना पर्स खोला था तब ये गलती से वहां गिर गया था। सिद्धार्थ कंफ्यूजन में पड़ गया। क्या मुझे सोनल को ये लाइब्रेरी कार्ड लौटा देना चाहिए? हाँ शायद, फिर कब मिलना है, अभी लौटा देना ही ठीक रहेगा। कुछ पल वो उसी तरह सोचता रहा और आखिर में अपनी गाड़ी वापस घुमा दी। कुछ ही देर में वो वापस मेहता हाउस के बड़े से गेट के सामने खड़ा था। सिद्धार्थ की समझ में ही नहीं आ रहा था उसे घर के अंदर जाना चाहिए या नहीं। आखिर में उसने इरिटेट होकर एक सिगरेट निकाल ली। लाइटर निकालकर वो उसे जलाने ही जा रहा था कि उसकी नजर घर से बाहर निकलती हुई लड़की पर पड़ी। उसे उसके कपड़े देखे दिखाई से लग रहे थे तो वो समझ गया ये सोनल मेहता ही है। सिद्धार्थ ने तुरंत सिगरेट फेंकी और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसकी तरफ बढ़ा। उसने देखा सोनल की आंखों से आंसू बह रहे थे। सिद्धार्थ की नजर उसके हाथ में पकड़े हुए सूटकेस पर गई। सोनल उसके करीब से गुजर कर गई मगर वो इस वक्त इतनी अपसेट थी कि उसने सिद्धार्थ को नोटिस भी नहीं किया और सिर झुकाए चुपचाप आगे बढ़ गई। मैं सोनल मेहता। सिद्धार्थ ने उसे आवाज लगाई। अपना नाम सुनकर सोनल ने चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहां सिद्धार्थ को खड़ा देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जितना हुआ वो क्या कम था, अब ये यहाँ भी आ गया। सिद्धार्थ की नजर सोनल के माथे पर गई जहां से खून बह रहा था। तुम ठीक तो हो? कल रात मेरी वजह से कहीं तुम्हारी ये हालत तो नहीं हुई? आई एम रियली सॉरी। सिद्धार्थ को रियलाइज हुआ कि उसने क्या कर दिया है। सोनल की हालत इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। सोनल बिना पलक झपकाए एकटक देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो रो पड़ी और सामने खड़े सिद्धार्थ के कदमों में बैठ गई। सिद्धार्थ ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। सिद्धार्थ को खुद से ऐसे रिएक्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ना ही उसे किसी लड़की का खुद के इस तरह करीब आना पसंद था। सोनल ने बचपन के किसी प्यारे से खिलौने की तरह सिद्धार्थ को अपने गले से लगा लिया था। वो धीरे से अलग होती हुई बोली, I'm sorry. मुझे उस टाइम समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसकी इस बात ने सिद्धार्थ को अंदर तक झकझोर दिया। वो महसूस कर सकता था सोनल इस वक्त अंदर से कितनी टूट चुकी थी। इस कदर हताश हो चुकी थी कि एक अजनबी से इमोशनल सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रही थी। उसे इतनी बुरी हालत में देखकर सिद्धार्थ को भी बुरा लग रहा था। काफी देर तक सोनल यहाँ वहां देख बस खड़ी खड़ी रोती रही। एक पल को सिद्धार्थ के हाथ रुक गए मगर फिर उसने सोनल की चोट पर अपना रुमाल रखते हुए कहा, तुम्हारे सर से बहुत खून बह रहा है।